नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक बार फिर विपक्ष के सवालों के जवाब और सदन में चुन चुन कर विपक्ष पर प्रहार। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। इमरजेंसी से लेकर तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण तक जवाब दिया। किसके लिए नेशन फर्स्ट और किसके लिए फैमिली फर्स्ट है, यह भी पीएम मोदी ने बताया। परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण घालमेल था। मोदी ने देश की जनता के सामने अपना विजन रखा और विपक्षी नेताओं पर प्रहार भी किए। नारी शक्ति से लेकर डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। जिस तरीके से पीएम मोदी ने एक एक कर विपक्ष पर प्रहार किया, उससे इतना तो साफ है कि पीएम मोदी किसी भी मुद्दे पर विपक्ष को घेरने में नहीं छोड़ेंगे और यह भी साफ कर दिया है कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है, ना कि फैमिली फर्स्ट। तो आज बात नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। बहुत स्वागत है मित्तल साहब आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत करते हैं एसपी मित्तल साहब, आपसे ही शुरुआत करते हूँ। सबसे पहले तो एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष पर जिस तरह से चुन चुन कर प्रहार किया आज राज्यसभा में अभिभाषण के जवाब के दौरान, इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए श्वेता, 4 फरवरी को जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब दिया, तब क्या नाम से 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने थे। तो उनके जो लोकसभा में जो उन्होंने बात कही, वो उनके क्या नाम से जहन में तब दिल्ली का विधानसभा का चुनाव भी था और इसीलिए क्या नाम से उन्होंने केजरीवाल और उनके शीश महल को भी क्या नाम से निशाना बनाया। लेकिन अब जब 6 फरवरी को उन्होंने जब राज्यसभा में अपनी बात को कहा, तब वो क्या नाम से महाकुंभ में स्नान भी करा चुके थे और 5 फरवरी को क्या नाम से दिल्ली में मतदान भी हो चुका था। यानी वो एक चैप्टर जो था, जो लोकसभा में जारी था, वो एक तरह से बंद हो गया था। और राज्यसभा में मुझे जो लगता है, जो प्रधानमंत्री का आज का जो भाषण रहा, वो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस रहा। एक कांग्रेस पर और दूसरा जो कांग्रेस का संविधान बचाओ जो अभियान है, उस पर क्या नाम से उनका फोकस रहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आपने अपना शीर्षक भी इस बहस का बनाया है कि कांग्रेस का जो है वो उनकी नीति रही है फैमिली फर्स्ट और तुष्टीकरण, और जबकि हमारी जो नीति रही है, मेरी सरकार की जो नीति रही है, वो नेशन फर्स्ट और संतुष्टीकरण। इस पर क्या नाम से प्रधानमंत्री जी का पूरा ये भाषण आज केंद्रित था। देवेंद्र शास्त्री जी, परिवारवाद को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन अब ये जिस तरह से फैमिली फर्स्ट और नेशन फर्स्ट, जिसे नेशन फर्स्ट प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मेरे लिए तो हमेशा यही रहा है और उसी दिशा में हम देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सवाल उन्होंने पिछले यानी कांग्रेस के कार्यकाल के भी जिक्र किया और चुन चुन कर मुद्दे उठाकर उस पर भी प्रहार किया। देवेंद्र जी, कैसे देखेंगे आज के इस जवाब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इसके अगर विजनरी तौर पर बात की जाए तो? देखो श्वेता, अब जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, उसको अगर आप सुन करके पूरे टाइम में उसको डिवाइड करें जी, तो ये भाषण जो है ये कहता है कि विपक्ष फर्स्ट और नेशन सेकंड। तो असल में आधे से ज्यादा हिस्सा जो है कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, इमरजेंसी, इसके ऊपर फोकस किया गया। मैं समझता हूं कि एक प्रोग्रेसिव और एक डेवलपिंग जो सरकार होती है, वो अपने विजन, अपने प्लान, अपने काम और अपनी पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस करती है बनिस्बत की इतिहास में जाने की। इतिहास में देखिए, इतिहास में कितने दिन तक हम झांकते रहेंगे और कब तक हम जो है अपने आगे के लक्ष्यों को पूरा करने या उनका विजन जनता तक पहुंचाने के बजाय हम विपक्ष को ही कोसते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूं कि अब ये कहानी जो है ना, ये बंद करनी चाहिए और जो ज्वलंत मुद्दे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह के रिश्ते हमारे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उन पर जरा जनता को आश्वस्त करना चाहिए। हमारी सीमाओं के अंदर जो हालात है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। हमारी जो माली हालत है, आर्थिक स्थितियां हैं, उनके ऊपर एक ठोस पॉलिसी पे फोकस करने की जरूरत है।
ठीक है कि कविताएं और कहानियां और किस्से बहुत सारे सुनाए गए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आज एक आम सिटीजन के तौर पे, उन कहानी किस्सों से आज बनेगा क्या? केवल आप ये कर सकते हैं कि मेरी शर्ट जो है दूसरे शर्ट से उजली है क्योंकि उसकी गंदी थी, इसलिए हमारी भी थोड़ी सी गंदी है, तो कोई बात नहीं। ये तर्क नहीं है। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए अब प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को आगे की तरफ देखना चाहिए। इतिहास में अब बहुत ज्यादा जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और देवेंद्र जी, जो बातें आपने कही क्लव जी, इस पर मैं आपसे जवाब लूं, क्योंकि देवेंद्र शास्त्री जी ने जो कहा, मैं कहूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया, उन्होंने जो शुरुआती लाइन है, वैसे तो उन्होंने पूरा उसका जवाब भी लिखा, लेकिन लिखा है कि जो व्यक्ति सिर्फ इतिहास में रहता है और वर्तमान और भविष्य का क्या निर्माण करेगा। और जिक्र उन्होंने किया कि बेरोजगारी, महंगाई या आर्थिक असमानता, मंदी, लुढ़कता रुपया, इस पर बातचीत ना करके सिर्फ फोकस इस भाषण में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर रहा और वो कांग्रेस को ही कोसते रहे। इस पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं श्वेता जी कि आज का जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, वैसे तो देखिए इससे पहले 2-3 दिन पहले जब उनका लोकसभा के पटल पे जब भाषण हुआ था, तो ये सब जो हम बातें कर रहे हैं ना, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, गवर्नमेंट ने क्या अचीव करा है, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर सकते थे, वो सब हुई हैं। परंतु मोटा मोटी अगर आज के भाषण की, अगर आप उनकी एक तरह से जो भाषा शैली है और जो रूपरेखा थी, अगर उसको देखेंगे तो वो मेरे ख्याल से उनकी जो व्यक्तिगत संतुष्टि और उनके नेतृत्व में एक आम भारतीय की जो संतुष्टि है आज की स्थितियों को लेके, वो प्रदर्शित हो रही थी। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों था। ये उन्हीं का नेतृत्व है जिसमें कि भारत, जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में था जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन अज्यूम करी, आज वो वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में है। ये देखिए, ये उन्हीं का नेतृत्व है कि जो 500 वर्ष का, आपको ध्यान होगा अभी एक शेर टीवी पे वो पढ़ रहे थे, वो शेर उन्होंने बोला कि उन्हें क्या पता जो तमाशा करना पसंद करते हैं कि हमने कितने तूफानों को पार किया है। तो 500 वर्ष का जो कड़ा संघर्ष था, उसको भी एक तरह से अंजाम तक पहुंच के प्रभु श्री राम का मंदिर जो बन के खड़ा हुआ, वो भी उनके नेतृत्व में हुआ। ये जो 12 साल जो 12 बार होके और जो 144 वर्ष का जो महाकुंभ होता है, उसका इतना सुंदर आयोजन भी एक तरह से वो भाग्यशाली हैं कि उनके समय में ही हो रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में भी जो एक तरह से 25 वर्ष से जो भाजपा का सूखा था वहां पे, आज कल हमने आपके एग्जिट पोल में देखा, पूरा दिन में आपके चैनल पे था, जो अभी तक सूचनाएं और जो मतलब दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पतझड़ भी जो है वो खत्म होने वाला है। मतलब उन्होंने दिखा दिया कि एक तरह से अगर वही होता है जो सब लोग बोल रहे हैं और दिखाई दे रहा है, तो एक तरह से उन्होंने दिखा दिया कि कमल खिलाने के लिए बसंत की आवश्यकता नहीं होती, मतलब शरद की आवश्यकता नहीं होती, बसंत में भी कमल खिलता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस भाषण में एक तरह से, आपने देखा होगा एक पार्ट उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो फोकस रहा है वो दूसरों की लकीर छोटी करने में रहा है। यदि वो अपनी लकीर लंबी करने में लगते तो शायद आज उनकी परिस्थितियां अलग होती। लेकिन देखिए कि दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस ने एक्चुअली अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करी, तो उससे लकीर तो एक्चुअली बीजेपी की बड़ी हो रही है। तो ये तो मतलब अगर पॉजिटिव पॉलिटिक्स या सकारात्मक राजनीति होगी तो इससे पूरा जो राजनीतिक जगत है उसका ही फायदा होगा। बिल्कुल। हमारे साथ एसपी मित्तल जी। एसपी मित्तल साहब, क्या आप भी इत्तेफाक रखेंगे जो बातें क्लव सिंह जी ने कही, क्योंकि देवेंद्र शास्त्री जी ने सवाल उठाया कि अगर हम पुरानी बातों का ही जिक्र करते रहेंगे जिस तरह से उनका फोकस रहा है, तो फिर आज की बात और उन मुद्दों का क्या होगा जिसको लेकर जो आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है, फिर बेरोजगारी हो, महंगाई हो और अन्य तमाम मुद्दे। देखिए श्वेता, जब विपक्ष ये कहेगा कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर संविधान खतरे में है, तो फिर क्या नाम से प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि संविधान किसके समय में खतरे में था। इसीलिए आज क्या नाम से प्रधानमंत्री ने बताया कि जिन्होंने संविधान का निर्माण किया भीमराव अंबेडकर को, उनको बंबई में हराने का किसने काम किया। 2 बार
बंबई के अंदर कांग्रेस ने क्या नाम से भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया, तो आपको इतिहास में तो जाना पड़ेगा। फिर प्रधानमंत्री को यह भी बताना पड़ेगा कि देवानंद की फिल्मों में किसने बैन लगाया, यह भी बताना पड़ेगा कि लता मंगेशकर के गानों पर किसने बैन लगाया। ये तो फिर इतिहास में जाना ही पड़ेगा ना, जब आप ये कहेंगे कि क्या नाम से संविधान खतरे में। जहां तक देखिए देश की प्रगति और देश के विकास की बात है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में जो बात कही थी, वो क्या नाम से प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में बात की है। ये उनको बताया गया है कि किस तरीके से क्या नाम से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, किस तरीके से 70 वर्ष की उम्र वाले लोग हैं उनको आयुष्मान क्या नाम से स्वास्थ्य योजना के दायरे में लाया गया, किस प्रकार 25 करोड़ लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाला गया, किस प्रकार 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को बाहर करके 3 लाख करोड़ की सरकार के खजाने में बचत की गई। तो ये सब चीजें फिर बतानी पड़ेगी ना। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो राज्यसभा में आज जो भाषण दिया गया, वो कुल मिला के जो विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए वो और देश की जो क्या नाम से विकास की जो गति है उसके बारे में बताया गया। ठीक है। देवेंद्र शास्त्री जी, क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशन फर्स्ट को लेकर जो बात कह रहे हैं, क्या उसी नीति में काम हो रहा है या महज ये एक नारे के जितना ही रह गया है? देखिए, जो प्रधानमंत्री वो जिक्र भी कर रहे हैं कि क्या किया उन्होंने। जो प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों को असल में टच किया है, देखिए उन्होंने एक तो मिडिल क्लास को टच किया है। तो मिडिल क्लास को पहली बार 10 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार रिलीफ दी गई है ना। और वो भी रिलीफ किस तरह की है, वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली अगर आप चीजों को समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये एक तरह से कंपनसेट हुआ है, क्योंकि रुपए का अवमूल्यन बहुत जबरदस्त ढंग से हो चुका है इसी 10 साल के अंदर। इसलिए उनको कोई वैसे कोई बहुत लंबा चौड़ा बेनिफिट हो रहा हो वो नहीं है। ये ठीक है कि जो नुकसान हुआ उसको कंपनसेट किया गया। दूसरी बात, मिडिल क्लास का ठीक है, न्यू मिडिल क्लास और आप कुछ भी नाम दें, लेकिन सच्चाई यह है कि बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है हमारे यहाँ पर, और महंगाई भी बढ़ रही है। तो उनको देखते हुए कुछ तो करना ही था। दूसरी बात, बार बार उन्होंने कुछ गरीब तबके के लिए कुछ बातें कही। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जिस तरह की पूंजीपतियों और इंडस्ट्रीज के लिए जिस तरह का कर्ज माफी का दौर चला है हमारे इस 10 साल में, उसको देखते हुए अगर आप कहते हैं कि हमारा फोकस तो गरीब के ऊपर है, तो माफ करना, उसकी कुछ स्कीम अनाउंस करिए। खाली 80 करोड़ लोगों को आप रोटी देने के अलावा कोई ऐसा मेजर इशू नहीं बता पा रहे हैं कि क्या किया गया है। देखिए, फिशरीज को टच किया गया, फिशरीज डबल हुई है, लेकिन आप सोचिए हमारे कंपैरिजन में दूसरे कंट्रीज के फिशरीज के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हम पीछे हैं। इसी तरह से अगर आप टॉयज के इंपोर्टर एक्सपोर्ट का उन्होंने उदाहरण दिया, टॉयज के मामले में चाइना पूरे वर्ल्ड को क्रॉस कर गया है और हम लोग कहीं है ही नहीं उस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये बहुत छोटे छोटे इश्यूज है, इनसे कोई देश की इकोनॉमी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अपना स्पष्ट विजन देना चाहिए कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारा क्या सोच है, क्या। ठीक है देवेंद्र जी, जो आपने बात की उसी पर कुछ कहना चाह रहे थे एकलव्य जी। देखिए, मैं शास्त्री साहब का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इन्होंने एक जो बात कही कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाना खिलाने के अलावा किया ही क्या है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 80 करोड़ को खाना खिलाया जा रहा है ना श्वेता जी, आपको पता है कांग्रेस के राज में क्या होता था? जब शरद पवार जी फूड मिनिस्टर थे इस देश के, तो ये गोडाउन में पड़ा यही खाना सड़ जाता था। तो प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से इसको बांट के सिर्फ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से अब ये आंकड़े तो सबके दिमाग में बस चुके हैं। 50 करोड़ जनधन अकाउंट, 10 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन, 12 करोड़ शौचालय, 14 करोड़ घरों में नल से जल, 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्की छत। ये सब आंकड़े अब मुझे वापस गिनाने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपको बताऊं कि ये भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्वेता जी कि देखिए, जो लोकसभा 2024 चुनाव के जो परिणाम आए ना, चाहे प्रधानमंत्री जी को जीवन का और राजनीति का कितना भी अनुभव हो, मैं समझता हूं कि उनको व्यक्तिगत तौर पे और भाजपा को झटका लगा ही था जब 300 से वो 240 पे पहुंच गए। परंतु उसके बाद जो
भाजपा ने, एक मैं कहूंगा कि भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की बाउंस बैक वेव पे है, एक मोदी वेव की बात होती है, तो मेरे हिसाब से ये एक बाउंस बैक वेव है। जिस तरह से हरियाणा में और क्योंकि उसके बाद ये कहा जाने लगा कि मोदी मैजिक अब डाउन हो रहा है, तो उसके बाद हरियाणा के रिजल्ट, महाराष्ट्र के रिजल्ट और अगर दिल्ली के रिजल्ट फेवर में आते हैं तो आपको लगता है कि बहुत कुछ है जो बदलेगा? मैं बिल्कुल वही कहना चाह रहा था कि मैं ऐसा समझता हूं कि आज जो प्रधानमंत्री जी की जो भाषा शैली और जो रूपरेखा थी ना उनके भाषण की, वो उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि को प्रदर्शित कर रहा था, और वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि उन्होंने जो करा है, मैं समझता हूं कि उसका जो रिजल्ट है वो धरातल पे उन्हें दिखाई दे रहा है। आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली तीनों जगह बड़े बड़े एनालिस्ट और पोलिंग एजेंसीज ने रिजेक्ट कर दिया था बीजेपी को जब लोकसभा के। उसके अलावा कितने सारे राज्यों में उपचुनाव हुए, उसके भी रिजल्ट, हमारे राजस्थान में 7 सीटों में जहां भाजपा 1 में खड़ी थी आज 5 पे है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए वहां भी मेरे ख्याल से 7 में से 5 सीट जीती, 9 में से 7 सीट जीती। तो देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक मोदी जी की बाउंस बैक वेव है, और जो उन्होंने किया है वो उनके एक्शंस में दिखाई देता है और धरातल पे उसकी तस्वीर साफ है। मित्तल साहब, अभी आपने कहा कि वो इतिहास का जिक्र किया जा रहा है जबकि भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, जिसका जिक्र देवेंद्र शास्त्री जी ने भी कहा। क्या आज बेहतर है उससे बताने के लिए, दिखाने के लिए इतिहास का जिक्र करना जरूरी था? क्या इसलिए मोदी जी ने तमाम मुद्दों का जिक्र किया कि वो स्थिति क्या थी और आज कितनी तस्वीर बदली है, और ये क्रेडिट उन्हें जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है? क्या सिर्फ इसलिए जिक्र था इतिहास का? और क्या वाकई में आपको नहीं लगता कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो अन्य मुद्दे हैं उसे लेकर भी कुछ बहुत बेहतर उम्मीद थी कि पीएम मोदी कह सकते हैं? क्योंकि इस पर भी सवाल उठ रहा है कि इसका भी जिक्र होना चाहिए। मोदी जी को सुन रहे थे सभी। देखिए ये जो जवाब प्रधानमंत्री जी का जो जवाब है, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष ने जो सवाल उठाए उनका जवाब है। तो स्वाभाविक है कि उन सवालों का जवाब तो दिया ही जाएगा ना। जो विपक्ष ने सवाल उठाए, चाहे वो राहुल गांधी ने उठाए हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए हो, या और किसी ने उठाए सवाल उठाए, तो उनका जवाब प्रधानमंत्री देंगे। तो जब प्रधानमंत्री इन बातों का जवाब देंगे तो ये सब चीजें सीधे निकल के आएंगी। देखिए, अभी क्या नाम से एकलव्य सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उसी को बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुद्रा योजना के अंदर जो ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की ध्यान नहीं दिया या और दूसरे जो मुद्दे हैं उनके लिए, देखिए मुद्रा योजना क्या है? मुद्रा योजना भी तो यही है कि जो बेरोजगार है उनको अपने आत्मनिर्भर बनाया जाए। एक क्या नाम से महिला स्वयं सहायता समूह का जो मुद्दा है, अपने आप में देखिए पिछले 10 साल के अंदर महिला स्वयं सहायता समूह कितने सशक्त हुए हैं, और इसीलिए लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के क्या नाम से जो योजना है वो सामने आई है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। देखिए, 4 करोड़ लोगों को निःशुल्क घर, आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि 4 करोड़ लोगों को निःशुल्क घर और 10 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय, अपने आप में मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है। और जिस तरीके से अभी देखिए 2014 के अंदर इनकम टैक्स की छूट मात्र 2 लाख रुपए थी, आज वही छूट 12 लाख रुपए है। इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा मिडिल क्लास को ही होगा। तो मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, देखिए जब देश की आबादी 140 करोड़ हो, तब आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में दे रहे हैं। और जब लोकतांत्रिक देश हो, जब देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हो, तब इस देश को क्या नाम से मुझे मिलना है, चाहे वो औद्योगिक दृष्टि हो, चाहे वो विकास की दृष्टि हो, उसमें देश प्रगति की ओर जा रहा है। देखिए, जहां तक बार बार ये कहा जाता है देश के उद्योगपतियों के बारे में क्या नाम से अक्सर आलोचना की जाती है, आप ये मान के चलिए कि बिना उद्योग के देश विकास नहीं कर सकता, बिना उद्योगपतियों के देश विकास नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, अभी देखिए जिक्र इन्हीं बातों का किया है मित्तल साहब ने भी, लेकिन देवेंद्र जी, क्या जिन बातों का, क्योंकि सवाल जो उठाए गए कांग्रेस को लेकर, और एक बात कही जा रही है, क्योंकि हमारा मुद्दा भी जिस पर हम बात कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट वर्सेस फैमिली फर्स्ट। कांग्रेस के नेतृत्व के टाइम कांग्रेस की सरकार दशकों तक रही, फैमिली फर्स्ट उनके लिए था या नहीं था? उस बात से तो आप एग्री करेंगे। और ये भी उन्होंने एक बार सवाल उठाया कि सरकारें उस समय भ्रष्ट थी। निश्चित रूप से देखिए, इंदिरा गांधी के बाद में कांग्रेस का जो हश्र हुआ वो हम लोगों के सामने है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी जिस तरह की ज्यादतियां एक डेमोक्रेसी के सिस्टम के साथ की गई थी, उसका खामियाजा अल्टीमेटली कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। और आगे आने वाली सरकारों को भी ये समझना चाहिए कि उनको भी भुगतना पड़ेगा।
ये न समझें कि कांग्रेस ने भुगता है और बाकी के लोगों को नहीं कुछ मिलने वाला, उनको भी भुगतना पड़ेगा। जहां तक मित्तल साहब कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के बगैर डेवलपमेंट, निश्चित रूप से इंडस्ट्री होनी चाहिए और उसी के आधार पे आप रोजगार बढ़ा सकते हैं और उसी के आधार पर आप जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप चाइना से बना बनाया माल का इंपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ा देंगे तो आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो टिक ही नहीं सकते आपकी इंडस्ट्री, और इसीलिए आपकी दुर्गति हुई पड़ी है और उसको उठाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज की अगर माली हालत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उससे माफ करना आपका डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। जनता भी चाहती है कि इस पे मोदी जी थोड़ी सी अपनी क्लैरिटी दे, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हैं उसके ऊपर भी एक ठोस पॉलिसी का अनाउंसमेंट जनता चाहती है। और मुझे लगता है कि राज्यसभा में ये सारे पॉइंट्स भी उठे थे, इनको मोदी जी ने टच नहीं किया। ठीक है, देखिए श्वेता जी, एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे देश में जो उद्योगपतियों को लेके मतलब एक तरह से उन पे वार होते रहता है ना, आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जब वहां पे अपना इलेक्शन जीता और उनके शपथ ग्रहण से पहले जो उनका जो सेलिब्रेशन का समारोह था, वहां पे इलॉन मस्क की नाचते हुए तस्वीरें हमने सबने देखी। आप सोच भी सकती हैं कि प्रधानमंत्री जब जीत के आए थे तीसरी बार, अगर उनके कहीं किसी फंक्शन में अडानी और अंबानी नाच रहे होते तो इस देश में कैसा राजनीतिक भूचाल आ गया होता। देखिए, ये समझना एक चीज को ना श्वेता जी बहुत जरूरी है कि एक चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे जॉर्ज सोरोस जो यहाँ पे लेकिन निशाने पे ये रहते क्यों हैं? सवाल तो ये भी उठ रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष को भी निशाने पे क्यों लेते हैं, वो भी बता रहा हूँ कि ये चाहे हिंडनबर्ग के माध्यम से हो, चाहे जॉर्ज सोरोस के माध्यम से हो, ये विपक्ष की एक आदत सी हो चुकी है कि लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना कि ना इनके ये करो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट देके एक तरह से बोलना कि भाई मतलब देश का जो कहते हैं इमेज को डाउन करो, उसको उद्योगपतियों को उसका माध्यम बनाओ, और उसी तरह से मतलब अब तो हमने और कई चीज देख ली। ग्लोबल डीप स्टेट के फंडिंग से शाहीन बाग इस देश में क्रिएट हो जाता है, किसान आंदोलन फंड किए जाते हैं। तो इस तरह से जो विपक्ष जब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देगा हमारे देश में अराजकता फैलाने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देने वालों का कॉन्ट्रैक्ट किलर बन के सामने आना ही पड़ेगा, और वही वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक आम भारतीय की उनसे अपेक्षा भी यही है। यानी आपको लगता है कि जैसी उम्मीद आम नागरिक कर रहा था वैसा ही भाषण पीएम मोदी का था, यही जवाब की उम्मीद थी? मैं बिल्कुल यही समझता हूं। देखिए प्रधानमंत्री जी आज 12 साल लगभग गुजरात में और 11 साल सेंटर में रह चुके हैं। 23 साल में मैं समझता हूं कि उनको कम से कम धरातल का आभास है कि लोगों की उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। मित्तल साहब, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे? देखिए श्वेता, विचारों की अभिव्यक्ति है, इसलिए इतनी प्रगति के बाद भी यदि ये कहा कि देश की दुर्गति हो रही है तो मुझे लगता है कि ये क्या नाम से उचित नहीं होगा, बहुत जाती होगी। आप ये देखिए कि क्या नाम से जिस तरीके से हमारे यहाँ 2014 से पहले सेना को जो हथियार आते थे वो सारे के सारे हमको आयात करने पड़ते थे, आज हम क्या नाम से अपनी सेना की आपूर्ति तो कर ही रहे, साथ ही से हथियारों को हम निर्यात भी कर रहे हैं। और जो देश है वो क्या नाम से पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक दृष्टि से तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि क्या नाम से जो देश की प्रगति है वो अच्छे संकेत है। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, बेरोजगारी महंगाई पर भले ही उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन क्या आप मानते हैं कि पहले से मजबूती तो आई है देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर मौजूदा स्थिति के मद्देनजर? देखिए, वॉल्यूम के लिहाज से भारत बहुत बड़ा देश है, तो उस नजर से अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो आप कुछ भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और राजनीति भाषणों से बाहर निकल करके आपको प्रैक्टिकल भाषण पे जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो देश को बड़ा नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अब इस सिचुएशन को समझ लेना चाहिए। ये उनका तीसरा कार्यकाल है। अब उनको गंभीरता से जो वो नारे देते हैं उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए।
ठीक है, चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उच्च सदन में आज गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो एक मुद्दा कहें निकल कर आया, नेशन फर्स्ट वर्सेस फैमिली फर्स्ट, शुरुआत ही इसी से हुई है। और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कई उदाहरण दिए जो कि इतिहास से जुड़े हुए थे कि क्या क्या पहले हुआ था और आज कैसे तस्वीर बदली, और ये दिखाने की कोशिश कि जो नेतृत्व चल रहा है या जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का उनका नेशन फर्स्ट का विजन है, उसे वो आगे लेकर चल रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसे नकार रहा है। कई अहम मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर तो पीएम मोदी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जो सवाल विपक्ष द्वारा उठाए गए तो उसका जवाब पीएम मोदी दे रहे थे। लेकिन इसका कितना इंपैक्ट आम जनता पर देश के पड़ता है, ये भी बेहद अहम है, क्योंकि तरह तरह के प्रतिक्रियाएं भी इसे लेकर जरूर आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए, और जिस तरह से कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है, उससे भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट जरूर मिलता है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह से चर्चा होगी, आगे क्या कुछ देखने को मिलता है और कितना नेशन फर्स्ट की थीम पर पीएम मोदी देश को आगे ले जाने का जो विजन लेकर चल रहे हैं उस पर आगे बढ़ पाते हैं। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।